Hi everyone, here is the another episode of Untold Stories with Diksha Mehra and you are watching Prayas Eksariya. Today we have very special and honorable guest Dr. Kavita Bijalwan ma'am and आज इस पॉडकास्ट में हम काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें करने वाले हैं एंड आज आपको हम मैम के जीवन परिचय से परिचित करवाएंगे. सो प्लीज़ सिट बैक एंड एन्जॉय दिस अमेजिंग कन्वर्सेशन ऑफ अस. मैम मैं सर्वप्रथम चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अपने जीवन से परिचित करवाएं. मैं डॉक्टर कविता बिजलवान डाइट चंबा में लेक्चर एजुकेशन के पद पर कार्यरत हूँ. वहाँ पर मैं डीएलएड ट्रेनीज़ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाती हूँ. इसके साथ साथ समग्र शिक्षा जो पूरे हिमाचल में या पूरे भारतवर्ष के अंदर चल रहा है और उसकी कई इंटरवेंशंस देखती हूँ. जैसे मैं हेल्थ एजुकेशन को वहाँ पे देख रही हूँ, मीडिया एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन और इसके साथ साथ जेंडर कोऑर्डिनेटर के रूप में भी कार्य कर रही हूँ. मैम हम जानना चाहेंगे आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में. आपने अपनी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से आरंभ की, आप थोड़ा सा उसके बारे में अगर डिस्क्राइब कीजिएगा दर्शकों को प्लीज़ उसके बारे में. जी ज़रूर. मैं बेसिकली सरोल की रहने वाली हूँ और वहीं प्राथमिक शिक्षा और हाई स्कूलिंग मेरी वहीं से हुई है. उसके बाद गर्ल्स स्कूल चंबा में और चंबा डिग्री कॉलेज में एचपी यूनिवर्सिटी से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्टरेट मेरी वहीं से हुई है. इसके अलावा बीएड मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी से किया है और इस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन ये मैंने इग्नो से किया है. इसके अलावा पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मैंने पीजीडीसी एमएससीआईटी भी किया है. मेरे घर में मेरे पति वो भी इसी शिक्षा विभाग में लेक्चर के पद पर कार्यरत हैं. इसके अलावा 2 बच्चे हैं. बेटी मेरी एमबीबीएस कर रही है आईजीएमसी शिमला से और बेटा अभी +2 में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ चंबा में पढ़ रहा है. ग्रेट जी. सो मैम बीइंग वुमेन, क्या आपने भी अपने प्रोफेशन में कभी कुछ चैलेंजेस फेस किए हैं, चाहे वो पर्सनल एस्पेक्ट्स पे बात करूं या फिर प्रोफेशनलिज्म में बात करूं, तो क्या चैलेंजेस कुछ वैसे आपको भी चुनौतियां रही हैं अपनी लाइफ में? जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने. देखिए बिना चुनौतियों के मुझे लगता है जीवन नहीं है. इतना सहज या सरल हम नहीं मान सकते. हर एक व्यक्ति के जीवन में चुनौतियाँ आती हैं, चैलेंजेस आते हैं. जहाँ पे अगर मैं अपने पारिवारिक जीवन से या अपने जो सरकारी मेरा कार्य क्षेत्र है, हर स्थान पर थोड़ी बहुत चुनौतियाँ रहती हैं. लेकिन चूँकि मैं सकारात्मकता को हमेशा से ही प्राथमिकता देती हूँ, मुझे लगता है कि जो व्यक्ति का पॉजिटिव एटीट्यूड है अगर हम उस पर चलते रहें, उस पर कंसंट्रेशन करें तो चुनौतियाँ एकदम जो है वो अपने आप हम उसको ओवरकम करते हुए आगे बढ़ती हैं. कार्यक्षेत्र में देखें तो वहाँ पर भी रहता है. चुनौतियाँ कई प्रकार की होती हैं. अगर आप कुछ कार्य करना चाहते हैं तो कई बार इस तरह की ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं. व्यक्ति निराश भी होता है कई बार, लेकिन मन में ठान लिया हो, यदि हमने संकल्प ले लिया हो, दृढ़ इच्छा शक्ति रखी हो तो वो सब ओवरकम हो जाता है. और उसी तरह से घर और समाज में भी होता है. तो मेरा प्रयास रहता है कि उन चुनौतियों को पार करके मैं आगे का अपना जो लक्ष्य है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करूँ. जी बिल्कुल मैम, आपने ये बहुत अच्छी चीज़ बोली है कि इंसान को पॉजिटिविटी अपने लाइफ में बहुत मैटर करती है, क्योंकि अगर हम सकारात्मक रहेंगे तो हमारी लाइफ की जो चीज़ें हैं वो भी स्मूथली रन हो पाएंगी. जी जी जी. मैम जैसे जब महिलाओं की शादी हो जाती है और उन पे जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने लग जाती है तो कहीं ना कहीं उनकी जो लाइफ में एक चेंज आ जाता है. तो उस परिवर्तन में और जो स्ट्रगल एक महिला फेस करती है तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक कैसे एक औरत वो सब चीज़ों को टैकल एंड हैंडल करती है? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने. क्योंकि एक लड़की और उसके बाद वो एक महिला के रूप में जब अपना शादी के बाद गृहस्थ जीवन संभालती है तो बहुत बदलाव आता है. जहाँ वो एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में कार्य कर रही थी और अलमस्त थी,
आप देखते हैं कि जो हमारी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, अपने माँ बाप के घर में कितने सहज वातावरण में और कितने, जिसको कहते हैं कि एक सिक्योरिटी के साथ रहती हैं। कोई चिंता उनके ऊपर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं रहता है, उत्तरदायित्व उनके पास नहीं होता। लेकिन जब एकदम से शादी हो जाती है तो हमारे उत्तरदायित्व बढ़ जाते हैं। कोई हमें बोले या ना बोले, लेकिन बहुत सारी बातें हमें सोच समझ कर करनी पड़ती हैं। यहाँ तक कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्योंकि एक नए परिवेश में हम वहाँ पे आ जाते हैं जब, तो वहाँ के लोग उस जो बहू वहाँ पे आती है उसको, उसके लिए नहीं बदलेंगे, लेकिन जो वो लड़की है जो बहू बन के जा रही है उसको बदलना पड़ता है। उसको पहले तो पूरा परिवेश को, घर के वातावरण को, सब कुछ समझना पड़ता है। सबके साथ रिश्ता, कहीं पर वो एक बहू के रूप में कार्य कर रही है, कहीं पर वो चाची के, ताई के, ननद के रूप में कार्य कर रही है। मतलब इतने सारे रिश्ते उसके बन जाते हैं। तो एक जो महिला है उसको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। और अपना कई बार तो ऐसे भी होता है कि बहुत कुछ वो करना चाहती है, लेकिन उसको फिर प्रायोरिटाइज़ करना होता है कि क्या मैं ये कार्य करूं, क्योंकि उसकी प्राथमिकता बदल गई है। तो वो पहले परिवार को देखेगी और उसके बाद अपने लिए सोचेगी कि हाँ, मैं इस कार्य को कर सकती हूँ। तो ये बदलाव मैं देखती हूँ कि शादी से पूर्व और शादी के बाद एक महिला के अंदर आता है। जी। तो मैम, जैसे कि देखा गया है कि आप एजुकेशनल सेक्टर पे वर्क कर रहे हैं अपने कितने समय से, तो मैम आपको कहीं ना कहीं लगता है कि इंडिया इज़ स्टिल लैकिंग बिहाइंड? आज भी इंडिया में हमारे जो शिक्षा का क्षेत्र है वो उस कदर इम्प्रूव नहीं हुआ है जो होना चाहिए। आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है इसमें? आपका प्रश्न बड़ा रेलिवेंट है और आज के संदर्भ में देखें तो और भी ज़्यादा, क्योंकि शिक्षा वास्तव में सही शिक्षा क्या है, उसके अर्थ की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है। शिक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो हम अभी भी बात करते हैं, मैं अपने पेरेंट्स की बात करती हूँ, मुझे लगता है कि वो इतना अधिक नहीं पढ़े लिखे थे। मदर मेरी टीचर हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो मेरे से कहीं अधिक ज़्यादा कम डिग्री होने के बावजूद भी वो एफिशिएंट टीचर थी। यानी उस समय जो शिक्षा थी, जितना भी ज्ञान दिया जाता था वो उसमें एक परिपक्वता होती थी, एक स्किल होती थी। आज वो चीज़ कहीं ना कहीं लैग कर रही हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनके पास लगता है ये डिग्री है, वो डिग्री है, लेकिन उस डिग्री का क्या सही ज्ञान उनके पास है, वो कहीं ना कहीं हम मिस करते हैं। आपने भी देखा होगा, हम सभी देख रहे हैं। तो एक सही शिक्षा की ज़रूरत है आज। और इसके साथ साथ शिक्षा का तो क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, क्योंकि मैं एक टीचर एजुकेटर हूँ, डाइट में पढ़ाती हूँ, तो जो भावी अध्यापक हैं वो भी एक चुनौती है कि आज किस तरह के अध्यापकों का हमने निर्माण करना है। और शिक्षा के क्षेत्र में यदि सही अध्यापक होंगे, सही अध्यापकों का चयन होगा, उनका सही प्रशिक्षण होगा, तो उसके बाद वो अपने अपने विद्यालयों में जाकर के शिक्षा जगत को, इस सब पूरे समाज को बदलने का सामर्थ्य रख सकते हैं। तो बहुत अधिक कार्य करने की आवश्यकता इस क्षेत्र में है। जी बिल्कुल। जैसे मैम, जब हम आपकी प्रोफाइल पे थोड़ा रिसर्च कर रहे थे तो हमें ये सुनने को मिला और जानने को मिला कि आप अपने साहित्य और संस्कृति से काफ़ी जुड़े हुए इंसान हैं। साथ ही साथ आप एक समाज सेवी भी हैं, महिलाओं के लिए तत्पर हैं, महिलाओं को सशक्त बनाने में आप तत्पर हैं। तो उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब क्या आपका पीछे का ऐसा मेन ऑब्जेक्टिव या मेन एम रहा है कि आप अपनी संस्कृति और सभ्यताओं से इस कदर संजोए हुए हैं? हाँ, ये प्रश्न मेरे बड़े दिल के करीब है, क्योंकि जो मेरी एक प्रोफेशनल लाइफ है उससे हट करके मेरा ये मानना है कि ये जीवन परमात्मा ने दिया है, तो ये यदि हमें मिला है तो कुछ करके जाना चाहिए। अपने लिए हम सभी जी रहे हैं, पशु पक्षी सभी जी रहे हैं संसार में, लेकिन मानव समाज जो थोड़ा सा उत्कृष्ट परमात्मा ने बनाया, तो कुछ समाज के लिए हमें करना चाहिए। और ये समाज सेवा का जो जज्बा है, ये मेरे फादर, मैं यहाँ पे अवश्य बोलना चाहूँगी कि उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। आज भी
वो 84 इयर्स के हैं, लेकिन अगर आप अभी कभी भी उनको रात को भी बोलो तो वो समाज के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए वो हर समय खड़े हैं कार्य करने के लिए। तो वही चीज़ बचपन से ही मेरे अंदर थी, और मेरा भी ये प्रयास रहता है कि मैं कहीं पर भी जो मेरे द्वारा किसी के लिए किया जा सकता है, तो मैं हमेशा प्रयासरत रहती हूँ कि उनकी उस व्यक्ति विशेष को वो अपनी तरफ से उनके लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ। बाकी महिलाएं या बच्चे या यूथ, ये मेरी प्रायोरिटी है, क्योंकि भारत युवा देश है और हम भाग्यशाली हैं कि एक दुनिया के इतने बड़े युवा देश के अंदर हम रह रहे हैं। तो जो हमारी यूथ है वही इस देश की नींव है, और उन यूथ के साथ काम करना, युवाओं के साथ काम करना, एक तो उनके साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं, बैठते हैं, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं एक टीचर एजुकेटर हूँ और युवाओं के बीच में ही रहती हूँ, क्योंकि हमारे जो ट्रेनी हैं वो युवा हैं। तो उनके बीच में रह करके मैं अपने आप को भी बड़ा युवा फील करती हूँ और एनर्जेटिक फील करती हूँ। दूसरी बात, ये जो युवा हैं इनके अंदर इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, एनर्जी है, तो मुझे लगता है कि एक टीचर उनको सही दिशा में गाइड कर सकता है, उस एनर्जी को चैनलाइज कर सकता है। और वही एनर्जी यदि गलत दिशा में जाएगी तो आप स्वयं जानते हैं कि वो क्या कर सकती है, विध्वंस की ओर जा सकती है। उनकी ये शक्ति, हमारे यूथ गलत दिशा में नशे की ओर बढ़ रहे हैं। तो प्रयास रहता है कि खाली टीचिंग के साथ साथ उनको कुछ अलग से करवाया जाए। हमेशा कोशिश होती है कि क्या हम उनसे करवा सकते हैं, उनको क्या नई गाइडेंस दे सकते हैं। तो जैसे नेहरू युवा केंद्र है, जो आप जानते ही हैं कि युवाओं के लिए कार्य कर रहा है ये, और सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो उनके साथ भी मैं जुड़ कर के कार्य करती हूँ। या जहाँ भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जहाँ पे भी कहीं मेरी आवश्यकता किसी को लगती है, वहाँ पे मैं देती हूँ। इसके अतिरिक्त महिला साहित्यकार संस्था की मैं जिलाध्यक्ष भी हूँ। वहाँ पे मेरा प्रयास रहता है कि महिलाओं के अंदर हो सकता है साहित्य के क्षेत्र में हमारी बहुत सी महिलाएं अभी ऐसी हैं जो जानती बहुत कुछ हैं, कर भी रही हैं शायद, लेकिन लाइमलाइट में नहीं है। तो उनको एक मंच देने का प्रयास रहता है कि चलो कोई बात नहीं, हम ऑनलाइन ही जुड़ करके क्यों ना कुछ करें। तो कुछ एपिसोड्स पीछे लघु कथा के हमने शुरू किए थे, वो एक एपिसोड मतलब एक सीरीज़ जो है वो पूरी हुई है, और उसके बाद अब जल्द ही हम पुनः अगले माह जो है वो मैं एक नया एपिसोड और अपनी हमारी प्रदेश अध्यक्षा डॉक्टर रीता सिंह जी के मार्गदर्शन में करने जा रही हूँ। और इसके साथ साथ हमारा हिमोत्कर्ष परिषद के साथ भी वहाँ पे मैं प्रेस सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। तो प्रयास रहता है कि इनके लिए, इन संस्थाओं के माध्यम से समाज के लिए कुछ किया जाए। जी, आपकी उपलब्धियाँ और ये सब चीज़ें सुन के हमें अंदर से बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है कि आज हम ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि आज हम आप जैसे दिग्गज इंसान के सामने बैठे हैं और आपसे इतना एक पॉजिटिव ऑरा महसूस कर रहे हैं कि शायद जैसे मैं आपसे आज इतना कुछ सीख पा रही हूँ, तो हमारे सारे तमाम व्यूअर्स भी आपसे बहुत पॉजिटिव एक मैसेज गेन करने वाले हैं। तो मैम, इसी के साथ जैसे आप अभी बता रहे हैं कि आपको बहुत सारे बच्चों को देखना पड़ता है, जैसे आप टीचिंग सेक्टर में हैं, तो मैम जैसे डिफरेंट बच्चे का जो माइंड सेट लेवल होता है, मेंटल स्टेट लेवल होता है, वो डिफरेंट होता है। कई बच्चा पढ़ाई में उतना सक्षम नहीं होता या उतना एक्सीलेंट नहीं होता है, और कुछ बच्चे नॉर्मल होते हैं और एवरेज होते हैं, और कुछ सुपीरियर बच्चे भी होते हैं। तो उन सब चीज़ों को और एक अध्यापक या एक परिवार में एक माँ खुद उन बच्चों को कैसे टैकल करे? मतलब मेरा प्रश्न ये है कि जो सुपीरियर बच्चे रहते हैं और जो एवरेज बच्चे होते हैं, तो उनका मेंटल स्टेट ऑफ लेवल एक महिला या एक टीचर कैसे समझ पाए कि उसको हम इम्प्रूवमेंट कैसे ला सके? बहुत ही वाजिब सवाल है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान को समझना इसके लिए सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। आपने दो संदर्भ में इस अपने प्रश्न को रखा है, तो दोनों ही संदर्भों में मैं उत्तर देने का प्रयास करूँगी। एक है माँ के रूप में, मतलब फैमिली से, और दूसरा है एज अ टीचर। चुनौती दोनों जगह है, और पहले घर से शुरुआत करती हूँ कि फर्स्ट
जो टीचर है वो मदर है। तो माँ से बढ़ कर के मुझे नहीं लगता कि दुनिया के अंदर कोई साइकोलॉजिस्ट है, उससे बढ़िया टीचर कोई नहीं है रादर। क्योंकि बच्चा पेशाब कर देता है, बच्चा जो है वो माँ की गोदी में उसके स्पर्श से, उसकी खुशबू से ही पहचान जाता है कि ये मेरी माँ है। तो आप देखिए कि कितना संबंध उन दोनों का है। और वो जो माँ है वो एक लड़के, उसको किसी ने नहीं सिखाया कि बच्चे को कैसे पालना है, लेकिन वो स्वाभाविक रूप से इतनी बढ़िया मदर बनती है कि बच्चे को अपने आप गीले में भी सो करके उसको कैसे सूखे में सुलाना है, ये सारा काम करती है। तो इसी तरह से एक अच्छी माँ के रूप में मुझे लगता है कि उसको अगर ये छोटी छोटी चीज़ों को वो ध्यान में रखती है तो बहुत कुछ कर सकती है। क्योंकि बाल मनोविज्ञान को जानना भी बहुत ज़रूरी है। हम चाहते हैं, एज अ मदर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे को बहुत बड़ा ऑफिसर बनाऊं, क्योंकि मैं नहीं बन पाई। कई बार ये आज के संदर्भ में आप देख लीजिए कि बहुत सारे पेरेंट्स ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं। लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा, कुछ एवरेज बच्चे होते हैं, कुछ बिलो होते हैं, तो हमें हमेशा ये कर्व जो है वो हमारा जो है वो इस एंगल में कर्व होता है। कुछ बच्चे हमारे जो हैं वो बहुत बढ़िया होंगे। एवरेज बहुत बड़ी संख्या 70% के करीब हमारी एक ऐसी संख्या किसी भी ग्रुप में रहती है, वो जो नॉर्मल कर्व होता है, मतलब जो सामान्य बच्चे अधिक होते हैं और एक्सेप्शनल भी बहुत कम होते हैं, बहुत गिफ्टेड चिल्ड्रन बहुत कम होते हैं। तो अभिभावकों को, माँ बाप को सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि हम बच्चे के स्तर के अनुसार ही उससे अपेक्षा करें, क्योंकि उनको ओवरबर्डन कर देंगे तो कठिन हो जाएगा। और वही बात हमारे अध्यापक साथियों के लिए रहती है। एक शिक्षाविद के रूप में, टीचर एजुकेटर के रूप में हम अपने डीएलएड ट्रेनीज़ को भी इन्हीं बातों का टिप्स देते हैं कि आप बच्चे के मानसिक स्तर को देख करके, क्योंकि अध्यापक को पता लग जाता है पढ़ाते समय कौन सा बच्चा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। दूसरी एक बात यहाँ पे जानना और भी ज़रूरी है कि हर बच्चा यूनिक है। ये बात सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर परमात्मा ने कोई भी चीज़ बनाई है, इंसान है, कीट पतंग, पेड़ पौधा पत्ते बनाए हैं, तो देखो नीम का पौधा कितना कड़वा है, लेकिन उसका महत्व अपने आप में कितना अधिक है। नीम कितना बड़ा औषधीय पौधा है। और उसी तरह से बच्चों में भी है। कोई बच्चा हो सकता है हमारा दिव्यांग भी हो सकता है, लेकिन परमात्मा ने बनाया है तो क्या पता उसके अंदर कौन सी प्रतिभा है, हमें पता नहीं है। रविंद्र जैन जी कितने बड़े संगीतज्ञ हुए, हो सकता है एक बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ व्यक्ति भी हम जैसे उनके बराबर नहीं बन पाए। तो ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। अर्थात एक बार हम ये बात समझ लें कि हर व्यक्ति अपने आप में विशेष है, और उसी की प्रतिभा और क्षमता को देखते हुए अभिभावक और अध्यापक दोनों उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे जब, तो मुझे लगता है कि अच्छे भारत के भविष्य का निर्माण होगा। शिक्षा की जो तस्वीर है वो अपने आप में और भी ज़्यादा साफ नज़र आएगी। और जब आपकी बातें हमने सुनी तो कहीं ना कहीं दिल तक ये छू गई हैं ये बातें कि एक अध्यापक की लाइफ में कितने सारे चैलेंजेस होते हैं। अब जैसे जब हम स्कूल टाइम में होते थे तो हमें ये लगता था कि बस एक टीचर हमें पढ़ाता है और चला जाता है, बट नहीं, उनके पीछे बिहाइंड द स्टोरीज़ जैसे आपका स्ट्रगल रह रहा है। तो आज मैं एक पर्सनली एक स्टूडेंट होने के नाते समझ पा रही हूँ, फील कर पा रही हूँ कि प्रोफेशन कोई भी हो, चाहे एक अध्यापक का प्रोफेशन हो, चाहे एक डॉक्टर का प्रोफेशन हो, चैलेंजेस हर जगह आपको मिलेंगे। इसी के साथ मैम मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगी आपकी उपलब्धियों के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में, कि हमारे दर्शक जान सकें। उपलब्धियाँ तो कोई विशेष ऐसे मुझे लगता है कि कोई बताने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी टीचिंग के साथ साथ मैंने जैसे अभी डाइट में कार्य कर रही हूँ, तो कुछ 3 किताबें अभी लगातार 3 वर्षों में निकाली हैं। एक ज्ञान बाल तरंग, जो कि मुझे लगता था कि हमारे प्राइमरी स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ पे बच्चों के जीके के लिए, सामान्य ज्ञान के लिए कोई एज सच प्रिस्क्राइब बुक नहीं थी। तो उसमें जो है वो ये किताब निकाली थी जो इंटीग्रेटेड बुक है। पहली का बच्चा भी उस किताब से सीख सकता है और 5वीं का भी, मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं।
तो इस तरह से एक किताब ये निकाली है। उसके साथ साथ एक किताब और निकाली, उड़ान बेटियों के हौसलों की। क्योंकि मैं जेंडर कोऑर्डिनेटर भी हूँ, तो जिला के 11 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय छात्रावास उनको भी देख रही हूँ एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में। तो उस किताब में, क्योंकि मुझे खुद को लगता था कि हमारी बहुत सारी बच्चियाँ छात्रावासों से पढ़ कर के निकली हैं, लेकिन वो निकल गई हैं, उसके बाद कहाँ पे क्या कर रही हैं, इतना उनके हम जो सफलता की कहानी है वो कहीं पे डॉक्यूमेंट नहीं हो पाई है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस किताब का मैंने निर्माण किया, और मेरे साथ इस किताब को निर्माण करने में 10-11 अध्यापकों का मैंने ग्रुप बनाया और हमने ये बुक निकाली। उसमें हमने उन्हें, जो हमारे बच्चियां निकली हैं छात्रावासों से, वो विभिन्न कार्यक्षेत्रों में जिन्होंने सफलता हासिल की है, तो उनकी स्टोरी डॉक्यूमेंट करने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त तीसरी एक और किताब हमने निकाली है, और उस किताब का जो नाम है वो है बदलती तस्वीर। हमारे ज़िला चंबा में बहुत सारे अध्यापक साथी जो बहुत इनोवेटिव कार्य कर रही हैं अपने अपने कार्य क्षेत्र में, तो उनकी उन उपलब्धियों को इस बदलती तस्वीर में डालने का प्रयास किया है। इसके अलावा कुछ प्रयास था इसमें, कुछ हमारे इंडिजीनियस गेम्स हैं, जो प्राचीन गेम्स थी, ऐसे खेलें थी जिनको बच्चे खेलते थे और उनके माध्यम से भी ज्ञान बढ़ता था। तो वो सारी कलेक्शन जो है वो इस तीसरी किताब में डाला है। इसके अलावा 2 साझा काव्य संग्रह, उनमें भी अपना योगदान देने का प्रयास किया है, उसमें कविताएं जो हैं वो डाली हैं। तो इसी तरह से इसी क्रम में आगे भी इस बार भी एक और अन्य किताब निकालने की योजना है, जिसको 31 मार्च से पहले पूर्ण करने का प्रयास रहेगा। जी ग्रेट मैम, आपको शुभकामनाएं आपकी न्यू बुक के लिए जो आप अभी पब्लिश करने जा रहे हैं। इसी के साथ मैम, अभी हमें बहुत देखने वाले पेरेंट्स भी होंगे और बहुत लोग आपसे सीखने भी वाले हैं बहुत सारी चीज़ें, बच्चों के एस्पेक्ट्स पे कैसे एक बच्चों को ट्रीट किया जाता है। तो कुछ ऐसी टिप्स उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों से थोड़ा सा परेशान है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नोटोरियस भी होते हैं, तो उन बच्चों के लिए या आप कैसी टिप्स देना चाहेंगे, मतलब पेरेंट्स के लिए? हाँ, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कई अभिभावक मुझसे मिलते हैं कहीं पर भी। जैसे अभी कल की ही मैं बात कर रही हूँ, तो कल भी एक अभिभावक मुझे मदर कह रही थी कि मैम आप बताइए कि आपने अपने बच्चों को कैसे सिखाई या क्या करती हैं, मैं कुछ गाइडेंस आपसे लेना चाहती हूँ, कभी भी आपको फ़ोन करना चाहती हूँ। तो इस तरह से बहुत से महिलाएं या मदर्स स्पेशली मैं बात करूं तो मुझसे प्रश्न करती हैं। देखिए, बच्चों के लिए मैं केवल मात्र इतना ही कहना चाहूँगी कि हम बच्चों को समझें। बहुत सारी माताएं ऐसी होती हैं कि बच्चा स्कूल से आया, उसको हम ट्यूशन के लिए भेज देंगे, या फिर उनका बैग निकाल करके बैठ जाएंगे, प्रेशर लेकर के बैठ जाते हैं। डायरी निकालेंगे, अच्छा तो अब ये किताब निकाल, उसके बाद ये होमवर्क कर, ये करना है, तूने यहीं बैठे रहना है, कहीं नहीं जाना है। तो ये वाला जो वातावरण है, मैं बताना चाहूँगी आपके प्रयास के माध्यम से कि इन सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। बच्चे के सामने हर वक्त ही हम पढ़ाई भी नहीं बोले, बच्चा बोर हो जाता है, ऊब जाता है। और जब अभी तो हम जोर ज़बरदस्ती कर लेंगे, लेकिन जब असली समय आएगा उसका 9th ऑनवर्ड, जो +2 तक का टाइम है, वही असली टाइम है, तो उस समय उसको पढ़ाई से ऊब होने लगती है। फिर हम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि पहले तो हमने डरा के बिठा लिया, अब वो हमारी बात नहीं मान रहा है। तो मैं अपने बच्चों का उदाहरण बताऊं कि मैंने अपने बच्चों के साथ, ठीक है, स्टार्टिंग में जो है वो 2री 3री, बेटी को तो मैंने 4th तक शायद पढ़ाया होगा, लेकिन बेटे को मैंने 2nd क्लास तक ही पढ़ाया। उसके बाद क्योंकि बहुत हेक्टिक हो जाता था मेरे लिए भी, ऑफिस से आना, फिर उसके बाद उनको पढ़ाने के लिए बैठना, कई बार बहुत इरिटेशन होती थी, नहीं पढ़ने बैठते थे, ज़बरदस्ती करनी तो मूड अपसेट हो जाना। तो मैं ये कहना, फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, कोई बात नहीं, बच्चों की पोजीशन आए नहीं आए, हार्डली मैटर। और मैंने उनके अंदर सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने का प्रयास किया। मैंने उनको छोड़ दिया, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। अगर उनको टीचर अगले दिन क्लास में पूछेंगे, नहीं करके आएंगे, तो वहाँ पे डांट पड़ेगी। और सच बताऊँ मैं आपको कि उसका ये इम्पैक्ट रहा कि
बच्चों ने मेरी, जैसे मैं बेटी जो अभी MBBS मैंने बताया आपको कि शिमला IGMC से कर रही है, और विदाउट एनी कोचिंग उसने ये नीट का एग्ज़ाम पास किया है, मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। तो ये एक चलो छोटी सी उपलब्धि है, लेकिन यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने कभी भी बच्चों को अपने फिर 4th 5th के बाद नहीं बोला कि आप पढ़ने बैठो, ये करो, बल्कि कई बार बोलती हूँ कि नहीं हो गया, अब इसके बाद कल बैठना। तो वो जो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात थी वो अपने आप ही आती गई। वैसे ही बेटे के साथ था, अपनी सेल्फ स्टडी से उसने 10th में मेरिट में पोजीशन हासिल की है, +1 में भी वो टॉपर रहा है। तो कहने करती ये है कि अपने आप ही वो उसने अपनी दीदी को देख करके सेल्फ डिसिप्लिन हो गए हैं। तो ये चीज़ हमें पेरेंट्स को याद रखनी चाहिए। जो भी मदर्स में से क्वेश्चन करती हैं मैं उनको यही बोलूँगी, क्योंकि बच्चे को मोटिवेट करना सबसे बड़ी बात है। बाकी ज्ञान तो वो कहीं से भी हासिल कर लेगा। दुनिया का कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है जो आज मोबाइल में नहीं है। एक छोटा सा मोबाइल है, उसमें दुनिया भर का ज्ञान है। तो सीख लेगा, वो अपने आप सीखेगा जब उसके अंदर वो थर्स्ट पैदा हो जाएगी। हमने उनको गाइड करना है, उनको लीड करना है, उनको मोटिवेट करना है, बस ये काम एक अच्छा टीचर, एक स्मार्ट टीचर। मैं आपको बताऊं ना कि आजकल टीचर में भी क्या है, स्मार्ट टीचर। स्मार्ट मतलब टीचिंग हमारी स्मार्ट होनी चाहिए। वो बात अब वो दिन चले गए अब कि हम वो क्रैम करवा रहे हैं या कुछ नहीं। स्मार्ट टीचर बनना है। बहुत ज़्यादा मेहनत करवा रहे हैं वो भी इतना मायने नहीं रखता, लेकिन किस प्रकार से हम उस मेहनत के लिए तैयार कर रहे हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। तो आज ज़रूरत समय की मांग यही है, और तभी हमारे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। तो यही एक मैसेज मैं मदर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए देना चाहती थी। जी, एंड मैम आई गेस आपकी ये टिप्स बहुत मदर्स की लाइफ चेंज करने वाली है, एंड बहुत मदर्स आपकी इस चीज़ से सीखने भी वाली है कि वो अपने बच्चों को किस कदर टैकल करे। इसी के साथ मैम, जैसे कि हमारा जो युवा है, हमारा जो यूथ है, वो कल का भविष्य है, हमारे भारत का भविष्य है। तो उन युवाओं के लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, जो वो प्रेरित हो सकें? इसके साथ साथ पेरेंट्स के लिए मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत दें अपने बच्चों को, क्योंकि तनाव बच्चे को बहुत पीछे खींच करके ले जाएगा। और खुद भी तनाव में नहीं रहें, पेरेंट्स भी तनाव में हो जाते हैं। हम किसी के घर में जाते हैं, हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, जी आप बताओ क्या किया जाए इनके साथ। या फिर कई बार क्या होता है कि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो सबके सामने डांट देंगे। नहीं, ये सारे तरीके सही नहीं हैं। उसके साथ फ्रेंड बनना पड़ेगा। जब हम एकदम से दोस्त की तरह अपने बच्चे के साथ व्यवहार करेंगे तो मुझे लगता है कि उस स्थिति में कुछ बात बन सकती है, और यदि अग्रेसिव हो जाएंगे तो स्थिति और भी ख़राब हो सकती है। तो कोशिश करें कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके करीब जाएं, उसको घर आकर्षण लगना चाहिए, उसको बाहर आकर्षण ना लगे, उसको अपने दोस्त या अपना बाहर का सर्कल इतना इम्पॉर्टेंट ना लगे जितना हमारा घर जो है वो उसको प्यारा लगे। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि अभिभावकों को, पेरेंट्स को उनकी इच्छाएं अपनी बड़ी हैं, लेकिन वो सारे फंक्शन, पार्टीज़, शादियाँ, बर्थडे सब कुछ अटेंड करने के लिए जाएंगे, बच्चों को भी लेकर के जाएंगे। कभी छुट्टियाँ भी लेनी पड़ी, छुट्टियाँ भी लेंगे। तो जब ये सब हम वो भी करना चाहते हैं और उसके साथ साथ चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करे, टॉपर बने, तो ये तो नहीं होगा। कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस एज अ पेरेंट हमें करना पड़ेगा। मैं अपनी बात करूँ तो बच्चे जब पढ़ते थे, हम कभी भी उनको जो है ऐसे रात को पार्टी है ये हम नहीं लेके जाते थे। तो उसका यही रहता था कि हम भी खुद तैयार हो रहे हैं, हमारा ध्यान जो है वो अपना तैयारी में है, और बच्चों को बोलें हम कि आप पढ़ो, तो ये नहीं होगा। खुद टीवी देख रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, और बच्चों को बोलोगे कि आप पढ़ो, तो बहुत मुश्किल, क्योंकि बच्चे का ध्यान उन चीज़ों में है। उनको जो चाहिए हम नहीं दे पा रहे हैं। बच्चों के लिए बहुत सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, एक तपस्या है सच कहूँ तो ऐसी पेरेंटिंग जो है ये भी सीखना ज़रूरी है, तो तभी बच्चे कुछ कर पाएंगे। और आज की डेट में तो मोबाइल फ़ोन की लत एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गई है हम सभी के लिए समाज में।
बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, उसके अंदर घुस के पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, क्या कंटेंट देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम अभिभावकों को जागरूक होना पड़ेगा। मेरे आज आपके सब प्रयास चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा कि कृपया ये जो बच्चे के ऊपर नज़र रखनी है वो भी एक हिडन कैमरा होना चाहिए आपका। अगर आप बच्चे को ये लग जाए पता कि मेरे ऊपर नज़र रख रहे हैं और मेरे को, तो वो और वायलेंट हो जाता है। उसको लगता है नहीं मैं नहीं करूँगा या मैं नहीं करूँगी। तो क्या कर लेंगे हम? कुछ नहीं कर सकता अभिभावक। तो उसके लिए बड़े प्यार से और नज़र रखनी है आपने इस तरह से कि बच्चे को आभास ही नहीं हो कि मेरे को नोटिस किया जा रहा है। ये वाली चीज़ें कुछ ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर हमें संभल के चलना पड़ता है, और अगर इनके ऊपर चलेंगे ध्यान से तो बच्चा हमारा साथी बन करके आगे बढ़ेगा। जी। तो हम इसी प्रकार मेरा आपसे यही प्रश्न है कि आज का जो युवा है वो कल का भविष्य है, तो आज के युवाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी हाँ, युवा, मैंने पहले भी कहा है कि युवा देश की नींव है, और इन युवाओं से ही ये जो युवा शक्ति है, मैं बार बार बात करती हूँ कि युवा बहुत कुछ कर सकते हैं। समाज में रेवोल्यूशन लाने का काम यही हमारे क्रांतिकारियों ने, जिन्होंने देश के लिए संघर्ष की आज़ादी दिलाई, तो वो युवा शक्ति थी। एक वंदे मातरम शब्द से पूरे देश के अंदर क्रांति आई, लोग जुड़ते गए, देश को आज़ाद करवाया। तो युवाओं को मेरा ये संदेश है कि जो आपके अंदर शक्ति है उसको आप चैनलाइज करें, अपनी पावर को समझें, अपनी शक्ति को समझें। दूसरा, संकल्पवान बने, कोई ना कोई लक्ष्य रखें अपना। रादर मैं तो एक पार्था थ्योरी जो है उसके ऊपर अमल करती हूँ कि पार्था, जैसे पार्थ श्री कृष्ण को कहते हैं, तो आपने देखा होगा कि पार्थ यानी P फॉर पॉजिटिव एटीट्यूड, कि हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। ए फॉर एम, एक हमारा लक्ष्य होना चाहिए। R फॉर रेस्ट्रेंट, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारा कुछ संयम भी होना चाहिए। ये नहीं है कि हमने ये चीज़ पानी है तो गलत रास्ते से भी हम चल करके शॉर्टकट मेथड से उसको प्राप्त कर ले, नहीं। नदी है, यदि तट नहीं होंगे तो नदी बिखर करके तबाही मचा सकती है। तो रेस्ट्रेंट लाइफ में बहुत ज़रूरी है। एंड T फॉर ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे वो प्रोफेशनल है, जो भी है, उसमें हमें दक्षता हासिल करनी है। कहते हैं ना, कुछ भी बनो लेकिन वो एफिशिएंट बनो। तो चाहे हम डॉक्टर हैं, फार्मर हैं, पॉलिटिशियन हैं, सोशल वर्कर हैं, बैंकर हैं, किसी भी सेक्टर में हैं, बिजनेस में हैं, तो एफिशिएंट हमें बनना है। तो एक ये बात मैं करना चाहती हूँ। और उसके बाद जो हमारा लास्ट आता है अबाइडिंग इंटरेस्ट के साथ काम करना है। कोई भी काम है, रुचि हमें बनानी। कई बार रुचि पहले नहीं भी होती है, कई सब्जियां ऐसी होती हैं जो बच्चे बोलते हैं हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन धीरे धीरे मदर उनको खिलाती है तो बच्चे कई बार फिर उन्हीं को पसंद करते हैं। तो इंटरेस्ट कई बार इनबॉर्न होता है, कई बार बनाना भी पड़ता है। तो यदि ये चीज़ें होंगी तो हम निस्संदेह युवा हमारा बहुत आगे जाएगा, और ये जो युवा शक्ति है ये हमारे देश को आगे ले जाने में एक बहुत बड़ा कार्य कर सकती है। जी धन्यवाद मैम। एंड आई होप एंड वी होप बेसिकली कि आपके इस पॉडकास्ट के बाद लाखों युवाओं को एक आगे बढ़ने का एक जज्बा मिलेगा, एक प्रेरणा मिलेगी, और हमारा प्रयास भी यही है कि हम युवाओं के लिए कुछ कर सकें। और आखिर में आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए यही पूछना चाहूँगी आपसे कि एक मैसेज आप प्रयास एक ज़रिया के माध्यम से हमारे युवाओं के लिए, हमारी उन बेटियों के लिए, उन माताओं के लिए और उन सभी क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों के लिए एक ऐसा मैसेज जो उनको एक बदलाव की ओर ले जा सके। अच्छी, सबसे पहले तो मैं दर्शकों से, सभी से ये निवेदन करना चाहूँगी कि प्रयास एक जरिया, ये प्रयास सचमुच ही सामाजिक बदलाव का प्रयास है, इसके साथ जुड़े। क्योंकि कोई भी एक अकेला व्यक्ति अपने आप में बदलाव नहीं ला सकता।
उसके साथ जब बाकी लोग जुड़ जाएंगे, आम जन मानस जुड़ेगा, समुदाय जुड़ेगा, तो वो उसके बाद की जो पिक्चर है वो बदल जाती है। ठीक है, कार्य करने वाला कोई एक व्यक्ति इनिशिएटिव आपने लिया है तो आपको साधुवाद देती हूँ, आपको मैं देखती हूँ। आप इतनी छोटी उम्र में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क आपने लिया है, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे बड़ा फूंक फूंक पर कदम रखना पड़ता है। कई बार हमें निराश भी होना पड़ता है, कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन अगर हमने ठान लिया कि कुछ करना है तो निसंदेही उन सारी बाधाओं को पार करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप प्रयास की इस मुहिम के साथ जुड़िए। समाज के कार्यों में, सामाजिक कार्यों में जहाँ भी हमें लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए, हम आगे बढ़ें और समाज हित के लिए कार्य करें। एक ये बात, दूसरी जो आपने बात कही कि सभी के साथ के लिए एक मैसेज के रूप में महिलाओं के, युवाओं के लिए, तो खैर मैं बात कर ही चुकी हूँ। एक बात अवश्य करना चाहूँगी कि हम आत्मावलोकन अवश्य करें, क्योंकि जो आत्मचिंतन है ये बहुत ज़रूरी है। जब तक हम ये नहीं करेंगे, दिन भर क्या किया, कुछ देर के लिए सोचें, संयमी बने, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि संयम बहुत ज़रूरी है। आज की इस भागदौड़ में हर व्यक्ति आगे बढ़ने की दौड़ में है, उसके लिए वो उचित अनुचित कुछ भी अपना लेता है, तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। उसके अलावा एक अच्छा लिसनर बने, एक अच्छा वक्ता बनने से पहले सुनने वाला, हम दूसरे को सुन पाएँ। सामाजिक कार्यकर्ता में सबसे पहले ये बात होनी चाहिए कि कोई हमें अपना दुख बता रहा है, तो यदि हमारे अंदर वो पेशेंस नहीं है उसकी बात को सुनने का, तो कठिन हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा हमें लिसनर भी बनना होगा, हमें अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना होगा और अध्यात्म के साथ भी जुड़ना पड़ेगा। आज समाज को अध्यात्म के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ हम अध्यात्म से कटे हैं, हमने जीवन में दुख अधिक पाए हैं। और अगर अध्यात्म के साथ आगे बढ़ेंगे, पुनः विश्वगुरु अपने देश को बनाएंगे, तो वही वाला भारत हम फिर से ला सकते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ पर आने का अवसर दिया, सभी दर्शकों के साथ मिलने की अपॉर्चुनिटी दी है। थैंक यू वंस अगेन। मैम, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे कि आज आपने अपना कीमती समय हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए, प्रयास एक ज़रिया के लिए निकाला और बहुत कुछ आपसे जानने को मिला। और वी होप कि हमारे दर्शक भी आपसे, आपके ऑरा से, आपकी इस लाइफ स्ट्रगलिंग जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उन्हें भी। सो मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूँगी आपका कीमती समय देने के लिए।